जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। और आज हम बायोलॉजी में सेल 2 को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि सेल के सेकेंड लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, लेट्स रिकॉल कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने लास्ट लेक्चर में ये जाना था कि सेल है क्या, व्हाट इज सेल। फिर उसके बाद सेल स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म को स्टडी किया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने उसके सेमी परमिएबल नेचर के बारे में जाना। उसके बाद हमने डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस को भी डिस्कस किया और 3 टाइप के मीडियम्स के बारे में बात की, जिसमें पहला था हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। न्यूक्लियस के फंक्शंस के बारे में जाना, उसका रोल जाना, एंड देन साइटोप्लाज्म को भी डिस्कस किया। और एक इंपॉर्टेंट टर्म थी प्रोटोप्लाज्म, वो भी हमने पढ़ी। प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। आज हम सेल 2 को कंटिन्यू करते हैं और आज के हमारे टॉपिक्स हैं सेल ऑर्गेनेलीज एंड सेल डिवीजन। पार्ट 1 में हम लोग सेल ऑर्गेनेली पढ़ेंगे और सेकेंड पार्ट में सेल डिवीजन। तो शुरू करते हैं पार्ट 1 के साथ। पार्ट 1 में हम लोग सेल ऑर्गेनेलीज डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम्स। सब सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे और उनके फंक्शंस जानेंगे, उनकी इंपॉर्टेंस जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। So these are the cell organelles. First one is endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, vacuoles, mitochondria and plastids. One by one हर एक को डिस्कस करेंगे और उसकी इंपॉर्टेंस जानेंगे। सबसे पहले आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सेल का एक स्ट्रक्चर है। उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है और सेल ऑर्गेनेल्स भी आप देख सकते हैं। Here we have rough endoplasmic reticulum, here we have smooth endoplasmic reticulum, here is the Golgi body, ribosomes, माइटोकॉन्ड्रिया, विक्यूल, और इन सबको डिटेल में हम आगे पढ़ते हैं। Here is the lysosome. So let's study about them. First one is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum है क्या? It is a network of membrane bound tubes and the flattened sacs. आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में नोट करेंगे कि यहाँ पे नेटवर्क है एक। Here is the network. ओके अब अगर आप टर्म को डिफाइन करें तो एंडो का मतलब क्या है? एंडो का मतलब होता है इनसाइड। इनसाइड व्हाट? प्लाज्मिक, इनसाइड द प्लाज्मा। साइटोप्लाज्म के अंदर जो एक ऑर्गेनेली है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनसाइड द प्लाज्मा। और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। ट्यूब्स की फॉर्म में, फ्लैटेंड सैक्स की फॉर्म में जो एक नेटवर्क बना हुआ है, हमने उसको बोला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारे टाइप के यूकैरियोटिक सेल्स में है, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होता बिकॉज इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। सो हियर यू कैन सी द राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन इट, सिस्टर्नल स्पेस। जो ये फॉर्मेशन है, स्पेस यहाँ पे बन रही है नेटवर्क फॉर्मेशन के बाद, बीच में जो स्पेस बनती है उसको बोलते हैं सिस्टर्ना। You have to remember this word. This is known as cisterna. Then we have rough endoplasmic reticulum because इसके ऊपर राइबोसोम्स हैं, मैं ये आपको आगे बताऊंगी। And the smooth endoplasmic reticulum जहां पे राइबोसोम्स नहीं है, no राइबोसोम्स। Okay. So this is the next slide. यहाँ पे 2 टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फर्स्ट वन इज RER, इसकी फुल फॉर्म होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन वी हैव SER, दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड कैल्शियम स्टोरेज। मैं अभी आपको बताऊंगी कि प्रोटीन सिंथेसिस कौन कर रहा है, लिपिड मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ बोल क्यों रहे हैं? Why the term rough? Because it is covered in ribosomes. अगर इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, that's why we are calling it rough endoplasmic reticulum and it is a site for protein synthesis. As you all know, राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स हैं तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको स्मूथ क्यों बोला हमने? बिकॉज नॉट कवर्ड इन राइबोसोम्स, इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है। मैंने आपको पीछे डायग्राम में भी दिखाया, आई कैन शो यू अगेन।
here. This one is the smooth endoplasmic reticulum. As you can see, यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं है, नो राइबोसोम्स, और यहाँ पे अच्छे से डिपिक्ट हो रहा है कि जहां पे राइबोसोम्स हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला है. So what does a smooth endoplasmic reticulum do? It is involved in lipid metabolism. तो लिपिड फॉर्मेशन में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में. तो इसका फंक्शन डिस्कस करते हैं. फंक्शन ये है कि ये मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा प्रोटीन्स को बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म. बिकॉज क्योंकि हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क बना रहा है, एक नेटवर्क बनाता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर, तो ये प्रोटीन्स और लिपिड्स को आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं साइटोप्लाज्म में. They can easily transport the proteins and the lipids inside the cytoplasm because of their network structure. Second point is they provide cytoplasmic framework for some biochemical activities of the cell. क्योंकि इन्होंने एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क दिया हुआ है, एक स्पेशियस सिचुएशन क्रिएट की हुई है, नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है, उसके कारण हमारी सेल के अंदर जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज हैं उसको भी बहुत हेल्प मिलती है. ओके नाउ before coming to Golgi apparatus, I just want to tell you one more important thing, and that is मैंने अभी आपको बोला कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड मेटाबॉलिज्म यानी कि लिपिड फॉर्मेशन कर रहा है. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. ये आप नोट करेंगे अपने नोट्स में. ये टर्म क्या बोल रही है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके कॉम्पोजिशन में क्या है? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. तो ये प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आए कहां से? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. तो जो इसको प्रोटीन्स और लिपिड्स चाहिए इसकी सिंथेसिस के लिए वो हमें मिलते कहां से हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. तो दिस इज अ प्रोसेस मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस जो कि बोलता है कि मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिंथेसिस हो रही है और उसके लिए जो प्रोटीन्स और लिपिड्स चाहिए वो हमें मिलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. गॉट इट? ओके. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट गोल्जी अपरेटस. गोल्जी अपरेटस का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और इसके अंदर अगर हम बात करें इसकी डायग्राम को लेके, सो दिस वन जो ये इनकमिंग फेस आपको दिख रहा है, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, इसको हम बोलते हैं सिस फेस. ठीक है. और जहां से वेसिकल बाहर रिलीज होती है इसको बोलते हैं ट्रांसफेस. इसके अंदर आपको सिस्टर्ना फॉर्मेशन दिख रही है ये, एंड दिस इज द ल्यूमेन. इसको हम डिस्कस करते हैं अभी कि गोल्जी अपरेटस एक्चुअल में है क्या, इसका फंक्शन क्या है. गोल्जी को किसने डिस्कवर किया? कैमिलो गोल्जी. तो उन्हीं के नाम के ऊपर ये गोल्जी अपरेटस है. देन इसका फंक्शन क्या है? स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग इन वेसिकल्स. गोल्जी अपरेटस स्टोरेज में हेल्पफुल है, मॉडिफाई करता है वो प्रोटीन्स को, एज वेल एज उनकी पैकिंग करेगा. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो प्रोटीन्स बनाए उनकी मॉडिफिकेशन और उनकी पैकिंग गोल्जी अपरेटस में हो रही है. देन वी हैव इट कन्वर्ट्स द सिंपल शुगर्स टू द कॉम्प्लेक्स शुगर्स, एंड द लास्ट वन इज लाइसोसोम फॉर्मेशन. लाइसोसोम हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनेल है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे और उसकी फॉर्मेशन भी कौन करवा रहा है? गोल्जी अपरेटस. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट. हम लाइसोसोम को नेक्स्ट पढ़ेंगे. तो ये गोल्जी अपरेटस का फंक्शन है और ये वो सिंपल शुगर्स को कॉम्प्लेक्स शुगर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. हमने ये स्टडी किया अभी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स क्या है? लाइसोसोम्स की डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसके इमेज देख रहे हैं, पिक्टोरियल व्यू. उसके बीच में मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि ये है उसकी मेम्ब्रेन, और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है एक यूनिक सा स्ट्रक्चर, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स. अनदर नेम फॉर दीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स इज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है. इसकी फॉर्मेशन किसने करवाई? गोल्जी अपरेटस ने. अभी हम पढ़ा है हमने. तो ओके, लेट्स टॉक अबाउट लाइसोसोम्स. व्हाट आर दीज लाइसोसोम्स? इट इज अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल. हम ये क्यों बोल रहे हैं?
because it has digestive/hydrolytic enzymes. Then third one is it digests the foreign materials as well as worn out cells and is also known as suicidal bag of the cell. ये कुछ straight to the fact points होते हैं, जैसे suicidal bag of the cell. ये डायरेक्ट आता है क्वेश्चन कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं. वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम सेल का कौन है, लाइसोसोम है. अभी मैं आपको डिटेल में ये बताऊंगी कि इसको वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल क्यों बोल रहे हैं. लाइसोसोम का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया. मैंने कहा कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं इसके पास. मैंने बोला कि दीज आर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. इनका फंक्शन क्या है, सेल के अंदर अगर कोई भी ऑर्गेनेली या फिर कोई भी मटेरियल कंपोनेंट जो डैमेज हो जाता है और अगर सेल एक वैसी स्टेट पे है जहां से उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, तो लाइसोसोम्स जो हैं वो सुसाइडल बैग का काम करते हैं. दे विल बर्स्ट. व्हेन दे विल बर्स्ट, तो जो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ये पूरे सेल के अंदर फैल जाएंगे और सेल डेथ हो जाएगी. इसका एक स्पेसिफिक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस. जब लाइसोसोम बर्स्ट कर जाएं और उसके डाइजेस्टिव एंजाइम सेल के अंदर फैल जाएं और सेल की डेथ हो जाए तो हम उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस. और ये तब हो रहा है जब सेल रिपेयर होने की सिचुएशन में नहीं है, सेल डैमेज हो चुका है और अब हम उसको रिपेयर नहीं कर सकते, तो लाइसोसोम्स जो हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं और अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज कर देते हैं सेल के अंदर, जिससे सेल की एपोप्टोसिस यानी कि सेल डेथ हो जाती है. ओके, तो हमने पढ़ लिया कि ये फॉरेन मटेरियल्स को भी डाइजेस्ट कर रहे हैं. जो फॉरेन मटेरियल सेल को नहीं चाहिए तो उनको डाइजेस्ट करेंगे. वॉर्न आउट सेल्स, जो सेल्स डैमेज हो गए हैं उनको रिपेयर नहीं हो सकते तो उनको डाइजेस्ट करेंगे. तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वैक्यूल्स. वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल्स का आप यहाँ पे एक फंक्शन देख रहे होंगे, स्टोरेज. हमारे घर में एक स्टोरेज रूम होता है, एक स्टोर रूम होता है, एक स्टोरेज स्पेस होती है. तो वैक्यूल का बेसिकली फंक्शन तो वही है कि वो स्टोर करते हैं कुछ मटेरियल. ठीक है, हम डिस्कस करते हैं कि वो स्टोर क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज. जो वैक्यूल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, इनकी मेम्ब्रेन है. सेकेंड वन स्टोरेज. स्टोरेज का मतलब ये है कि जो सेल को इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स और कुछ प्रोटीन्स, जो सेल को अपनी बायोकेमिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए मटेरियल्स चाहिए, कंपोनेंट्स चाहिए, वो सब वैक्यूल के अंदर स्टोर हो रहे हैं. थर्ड वन इज दीज आर स्मॉल इन साइज इन एनिमल सेल्स. वैक्यूल का जो साइज है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है. एनिमल सेल के अंदर वो बहुत छोटा होता है और प्लांट सेल में बहुत बड़ा. ये आपको मैं पिक्टोरियल व्यू से दिखाऊंगी. Here you can see this is an animal cell और ये प्लांट सेल है. अब प्लांट सेल के अंदर आप देखेंगे 90 to 95% जो स्पेस है वो एक वैक्यूल ने ले ली है. वैक्यूल इतनी मैक्सिमम स्पेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है प्लांट सेल के अंदर, और सारी ऑर्गेनेलीज साइड में है, और एनिमल सेल के अंदर आप वैक्यूल को देख भी नहीं पा रहे होंगे अच्छे से. Am I right? So it is large in size in plant cells. It provides rigidity and turgidity. क्योंकि वैक्यूल के अंदर सेल सैप होता है, सेल का फ्लूइड कंटेंट होता है, तो रिजिडिटी, सेल को रिजिड रखता है ये, और टर्जिड, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन रहता है. तो टर्जिड और रिजिडिटी कौन मेंटेन करवा रहा है? वैक्यूल. So now let's talk about mitochondria. बिफोर कमिंग टू माइटोकॉन्ड्रिया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे मेरे को डिस्कस करना था वो ये कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हमने बोला वैक्यूल को, एक इंपॉर्टेंट स्टेट टू द फैक्ट क्वेश्चन आता है कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम क्या है. वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम होता है टोनोप्लास्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये डायरेक्ट आ जाता है क्वेश्चन कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम क्या है. कुछ ऑप्शंस दे देंगे आपको 3-4 और फिर आपको ये सिलेक्ट करना है टोनोप्लास्ट. ओके, चलिए आगे चलते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे देखेंगे, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली. अभी तक हमने जितनी भी ऑर्गेनेलीज पढ़ी हैं कहीं पे वर्ड नहीं आया था कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, बट माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है और इसलिए ये
ये एक इंपॉर्टेंट टर्म बन जाती है। क्वेश्चन आ जाएगा कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली कौन सी है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको याद रखना है। देन इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी सिंथेसिस। एनर्जी करेंसी बनाता है ये सेल की, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और वो एनर्जी करेंसी क्या है? एटीपी। एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चर। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, फोल्ड्स आर प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन जिनको हम बोलते हैं क्रिस्टे। डीएनए एंड राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है, इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो वो बोलता है कि उसके आउटर मेम्ब्रेन पोरस है। पोरस का मतलब ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे देखेंगे, उसने बोला कि फोल्ड्स हैं इनर मेम्ब्रेन में जिनको हमने बोला क्रिस्टे। एक तो पहले आपको ये रिकॉल करना है कि गोल्गी ऑपरेटस अभी हम पढ़ के आए हैं, उसके अंदर फोल्ड्स जो थे वो सिस्टर्ना थे। सिस्टर्ना आपको डिफरेंशिएट करना है दोनों में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में सिस्टर्ना नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया में है क्रिस्टे। फाइन। अभी बात करते हैं कि ये फोल्ड्स जो प्रेजेंट हैं इनर मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया की, ये हमें क्या, सेल को क्या इसका बेनिफिट है? दे आर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। सेल के अंदर ये जो इनर मेम्ब्रेन बन रही है, फोल्ड्स बन रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। जितना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतना ज्यादा एनर्जी सिंथेसिस होगी, उतनी ज्यादा एटीपी बनेगी। तो इन्होंने सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया जिसके कारण एटीपी फॉर्मेशन ज्यादा हो सकती है। देन द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डीएनए एंड राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। ये ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसका खुद का डीएनए है और खुद के राइबोसोम्स हैं। डीएनए वैसे सिर्फ न्यूक्लियस में था और राइबोसोम साइटोप्लाज्म में थे, बट दिस इज द सेल ऑर्गेनेली जिसका खुद का डीएनए है और खुद के राइबोसोम्स हैं। और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म भी आती है, जिस सेल ऑर्गेनेली के पास खुद के डीएनए और खुद का राइबोसोम्स है उसको हम क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। इसका सेमी ऑटोनॉमस नेचर है क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है और खुद का राइबोसोम है। सो दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। फाइन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या हैं इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। यस, जो प्लास्टिड्स हैं वो एनिमल सेल में नहीं होती, सिर्फ प्लांट सेल्स में होती हैं। ये एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड पॉइंट आप देखेंगे वहां लिखा है कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। इससे पहले आपने डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली कौन सी चेक की थी? माइटोकॉन्ड्रिया, अभी जस्ट पढ़ के आए हैं हम। एंड थर्ड पॉइंट इज डीएनए एंड राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप नोट कर लीजिए, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है और डीएनए और राइबोसोम्स हैं। इससे पहले आपने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा और ये इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लो कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली ऐसी कौन सी दो हैं जिनके पास डबल मेम्ब्रेन हो। एक तो होगी माइटोकॉन्ड्रिया और एक है प्लास्टिड। एक और चीज मैंने अभी बताई थी आपको, सेमी ऑटोनॉमस नेचर। वो क्यों? क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स हैं। तो ये दोनों ऑर्गेनेली क्या हैं? सेमी ऑटोनॉमस नेचर इनका, बिकॉज दे हैव देयर डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो ये दो पॉइंट ऐसे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इनसे और इजी है, तो ये आपको नोट करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि प्लास्टिड कैसी दिखती है। ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये उसकी इनर मेम्ब्रेन है। दिस इज द स्ट्रोमल लेमेली जो दो ग्रैनम को ज्वाइन करती है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमल लेमेली। ये स्ट्रोमा है, ये सारा स्ट्रोमा रीजन है। एंड दीज आर द थैलेकॉइड्स। ओके, थैलेकॉइड्स ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, आपको ऐसा लगेगा सिक्के रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक सिक्के रखे हुए हैं। इस स्टैक को क्या बोलते हैं? ग्रैनम। स्टैक को बोलते हैं ग्रैनम। सिंगुलर को बोलते हैं ग्रैनम, जब एक से ज्यादा हो तो बोलते हैं ग्रैना।
तो थाइलेकॉइड्स एक के ऊपर एक अरेंज्ड हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रैनम, ये स्टैक को, ठीक है। तो ये था प्लास्टिड का स्ट्रक्चर, और आगे पढ़ते हैं कि प्लास्टिड में और क्या क्या है। नाउ प्लास्टिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कौन सी हैं, कौन सी टाइप की प्लास्टिड्स हैं, जिनके पास कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट वो हैं जो कलरलेस हैं और स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें से भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, हम लोग भी वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में पढ़ेंगे कि जो क्रोमोप्लास्ट है उसके पास तो कलर्ड पिगमेंट्स हैं, क्रोमा से आप याद रख सकते हैं, क्रोमा से याद रख सकते हैं कलर्ड पिगमेंट्स। और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो वाली प्लास्टिड है जिसके पास कलर कोई नहीं है, दीज आर कलरलेस, एंड इनका मेन फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज। ये आपको याद रखना है कि ल्यूकोप्लास्ट वो हैं जिनका मेन फंक्शन स्टोरेज है, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी कलर। बट क्रोमोप्लास्ट वो हैं जिनके पास कलर्ड पिगमेंट्स हैं। और इसका एक एग्जांपल क्या है, क्रोमोप्लास्ट का एक एग्जांपल क्या है, क्लोरोप्लास्ट। यस, फोटोसिंथेसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जानते होंगे फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो इंपॉर्टेंट होता है। तो वो क्लोरोफिल पिगमेंट किस में होता है भाई, क्लोरोप्लास्ट में। ओके, सो दिस इज अ टाइप ऑफ अ प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट जिसके पास एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, जो प्लांट को ग्रीन कलर इंपार्ट भी करता है, इट इंपार्ट्स ग्रीन कलर टू द प्लांट, एंड दैट इज क्लोरोफिल। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। डायरेक्ट आ जाता है कि ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या है, स्टोरेज है। सो बिफोर कमिंग टू पार्ट 2 ऑफ आवर लेक्चर, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं और ऐड करना चाहती हूँ ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। मैंने यहाँ पे आपको बोला कि ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या है, स्टोरेज। तो इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ जानते हैं ब्रीफली कि ल्यूकोप्लास्ट स्टोर क्या क्या कर सकता है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। पहला है कि स्टार्च स्टोर कर रहा है, अगर ल्यूकोप्लास्ट स्टोर कर रहा है स्टार्च को तो हम उसको क्या बोलते हैं, अमाइलोप्लास्ट। ओके, सेकेंड इज इफ इट इज स्टोरिंग द ऑयल तो हम उसको बोलते हैं इलायोप्लास्ट। एंड इफ इट इज स्टोरिंग द प्रोटीन्स तो बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। ये ल्यूकोप्लास्ट के 3 टाइप्स हैं, अमाइलो, अमाइलोप्लास्ट जो कि स्टार्च स्टोर करेगा, देन वी हैव इलायोप्लास्ट जो कि ऑयल स्टोर करेगा, देन वी हैव एल्यूरोप्लास्ट व्हिच स्टोर दी प्रोटीन। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, स्टोरेज उसका फंक्शन है, ये आपको याद रहना चाहिए। लेट्स कमिंग टू पार्ट 2 ऑफ आवर लेक्चर। पार्ट 1 में हमने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा, उसका फंक्शन जाना, स्ट्रक्चर जाना, डबल मेम्ब्रेन किसकी है ये चेक किया, सेमी ऑटोनॉमस नेचर किसका है यानी कि किसके पास अपने डीएनए और राइबोसोम है ये जाना। अब हम पार्ट 2 में क्या करेंगे, सेल डिवीजन को पढ़ेंगे। सेल डिवीजन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सेल डिवीजन किस 2 पॉसिबल मेथड्स के साथ हो सकती है, जैसे कि माइटोसिस एंड मियोसिस, ये सब कुछ हम आज सेल डिवीजन यानी कि पार्ट 2 ऑफ आवर लेक्चर में स्टडी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल डिवीजन है क्या, इट इज अ प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड। बहुत ही बेसिक और इजी टर्म में मैंने आपको डिफाइन करने की कोशिश की कि सेल डिवीजन है क्या। इट इज अ प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड, नए सेल्स जिस प्रोसेस से बने उसको हमने बोल दिया सेल डिवीजन। सेकेंड वन, इट इज पॉसिबल बाय 2 मेथड्स, माइटोसिस एंड मियोसिस। इससे पहले कि हम लेक्चर को डिटेल में लेके जाएं, एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस पॉसिबल है ना, ह्यूमन हम लोग एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन आती है, वो पॉसिबल क्यों है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन है इसीलिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पॉसिबल है। फाइन, आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के बाद आप हैं, आपके बाद आपके बच्चे, आप जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू करेंगे क्योंकि नेचर में सेल डिवीजन है। सो इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। नाउ व्हाई डू सेल्स डिवाइड,
सेल्स डिवाइड क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है उसके पीछे, कुछ तो रीजन होना चाहिए ना, सेल्स डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना कि मन किया और डिवाइड करने लगे, नहीं, कुछ पॉसिबल रीजंस हैं क्या। फर्स्ट वन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ बॉडी। जब एक बच्चे की डेवलपमेंट होती है ह्यूमन बॉडी में, मदर की वॉर्म में, जब एक बच्चा डेवलप हो रहा होता है तो सबसे पहले जायगोट बनता है। जायगोट के अंदर बहुत सारी मल्टीपल सेल डिविजन्स होती हैं, तब जाके ह्यूमन चाइल्ड बनता है, तब जाके एक छोटा सा बच्चा बनता है। एम्ब्रियो एंड देन फीटस। जो ह्यूमन चाइल्ड बनता है वो सेल डिवीजन के कारण ही तो बन रहा है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है ना। फाइन। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि इट रिप्लेनिश द डेड सेल्स एंड रिपेयर द डैमेज टिश्यू। डैमेज टिश्यू रिपेयर करना, डेड सेल्स को रिप्लेनिश करने का मतलब क्या है, आपको कहीं पे चोट लगी, स्किन, चलो स्किन लेयर का एग्जांपल लेते हैं, आपको चोट लगी, डैमेज हो गया स्किन लेयर पे, कट लग गया कोई, तो वो कट ऐसे तो नहीं रहता, हील कर जाता है, वो वहां पे न्यू स्किन लेयर आ जाएगी, वो वूंड हील हो जाएगा, है ना। वो क्यों होता है, क्योंकि सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, वहां पे नई स्किन टिश्यू आ जाएगी, नए स्किन सेल्स आ जाएंगे और वो हील कर देंगे आपकी स्किन को। तो ये फंक्शन होगा रिप्लेनिश द डेड सेल्स, डेड सेल की जगह नए सेल्स आ गए और जो हमारे डैमेज टिश्यू थे वो टिश्यू भी रिपेयर हो गए। लास्ट वन इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन का क्या रोल है, रिप्रोडक्शन में ये रोल है कि जो हमारे गेमीट्स हैं, गेमीट्स व्हाट, मेल्स में स्पर्म और फीमेल्स में एग या फिर ओवम, वो जो बनते हैं वो किस प्रोसेस से बनते हैं, सेल डिवीजन से, उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। एग जो फीमेल में है जिसको हम ओवम भी बोलते हैं, और स्पर्म जो मेल्स में है, ठीक है। नाउ ये एक बेसिक मैंने आपको डिपिक्ट करने की कोशिश की है कि सेल डिवीजन में हो क्या रहा है, माइटोसिस और मियोसिस को छोड़ के सेल डिवीजन अगर एक ले मैन लैंग्वेज को बताएंगे तो होगा क्या उसमें, कि जो पेरेंट सेल है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। ये सबसे इजी डिपिक्शन है सेल डिवीजन की, कि सेल डिवीजन में एक पेरेंट सेल है और 2 डॉटर सेल्स में वो डिवाइड हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है, एक सेल साइकिल एक सीक्वेंस है, कुछ ऐसे प्रोसेस है या फिर कुछ कह लो कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, ठीक है। कुछ इवेंट्स हो रहे हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसको हम सेल साइकिल बोलते हैं और उसमें इवेंट्स को हम डिस्कस करते हैं कि क्या इवेंट है। पहला तो ये कि सेल ग्रो कर रहा है, सेल डिवाइड हो रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, साइज में इंक्रीज हो रहा है, नंबर में इंक्रीज हो रहा है। देन रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। अगर सेल को डिवाइड करना है, अगर सेल को डिवाइड करना है तो डीएनए रेप्लिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली स्लाइड में आपने देखा कि एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बन गए, वो 2 डॉटर सेल्स बने, उनके अंदर सेम इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट गया, सेम इक्वल अमाउंट ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज गई, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। जैसे कि आपके मम्मा के पास एक चॉकलेट है और आप 2 सिबलिंग्स हैं घर में, तो आपकी मम्मा आपको सेम इक्वल क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट डिवाइड करके देगी, हाफ हाफ करके देगी, एक को ज्यादा एक को कम नहीं, ठीक है। अगर वैसे कर दिया तो मतलब बहुत घर में फाइट होने वाली है, खतरनाक वाली। चलिए वो छोड़ते हैं, जोक्स अपार्ट, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डीएनए रेप्लिकेट होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए दोनों डॉटर सेल्स में जाएगा, सेल ऑर्गेनेलीज का भी सेम नंबर जाएगा दोनों डॉटर सेल्स में, तो ये इंपॉर्टेंट है। द थर्ड वन इज आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। मैंने आपको पीछे दिखाया है कि पेरेंट सेल से 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं, सेम डॉटर सेल्स बनते हैं। नाउ सेल साइकिल के 2 फेजेस हैं। पहला है इंटरफेज, इसको रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं बिटवीन द सब्सिक्वेंट सेल डिविजन्स। जब एक्चुअल सेल डिवीजन होती है उसके बीच के जो फेज आता है उसको बोलते हैं इंटरफेज। एंड देन वी हैव सेल डिवीजन फेज विच इज एम फेज। एम फेज में 2 पार्टीशंस हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड द साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले इंटरफेज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यहाँ पे एक टर्म आ रही है इंटरफेज। इंटर का मतलब क्या है, 2 सब्सिक्वेंट फेजेस के बीच का फेज, दैट इज इंटरफेज। ओके फाइन। यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे लिखी है रेस्टिंग स्टेज। इसको बोल रहे हैं रेस्टिंग स्टेज, बट एक्चुअल में रेस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे सेल सबसे ज्यादा अपने आप को यहीं पे प्रिपेयर कर रहा होता है सेल डिविजन्स के लिए। एक एग्जांपल मैं ये लूंगी कि ह्यूमन सेल जो है उसको 24 आवर्स लगते हैं, उसका सेल साइकिल जो है वो 24 आवर्स का है। लेट अस टेक एन एग्जांपल जो कि एक्चुअल एग्जांपल है। एक ह्यूमन सेल जो है ना उसका सेल साइकिल कितने घंटे का है, 24 घंटे का, 24 आवर साइकिल होता है उसका। और इस पूरे 24 आवर साइकिल में इंटरफेस जो है वो मैक्सिमम टाइम लेता है।
95% टाइम जो है ना वो आपका इंटरफेज ही ले जाता है, और जो एक्चुअल डिवीजन होगी यानी कि जो एम फेज होगा एक्चुअल में, वो सिर्फ 1 घंटे का ही प्रोसेस होता है। तो हम इसको रेस्टिंग स्टेज बोल तो रहे हैं, बट रेस्टिंग स्टेज नहीं है ये एक्चुअल में। मैक्सिमम टाइम सेल साइकिल में इंटरफेज ही ले रहा होता है, 95% टाइम फ्रेम इंटरफेज के पास होता है, और 1 घंटे के लिए सिर्फ एम फेज चलता है। तो इसके बाद हम लोग एम फेज को भी जान लेते हैं। यहाँ पे 2 टर्म लिखी हैं, बड़ी बड़ी सी टर्म्स हैं। पहली है कैरियोकाइनेसिस, दूसरी है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है? न्यूक्लियस डिवाइड होना, न्यूक्लियस डिवीजन। कैरियन मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो कैरियोकाइनेसिस बोल देंगे। और अगर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म, अगर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, अगर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो हम उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो एम फेज में 2 इंपॉर्टेंट स्टेजेस आ गई, न्यूक्लियस डिवीजन होगा कैरियोकाइनेसिस, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो साइटोकाइनेसिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरफेज। इंटरफेज में भी कुछ फेजेस हैं। मैंने आपको बोला कि 95% टाइम जो है वो इंटरफेज ही ले जाता है, तो उसके अंदर कुछ फेजेस हैं, उनके बारे में जानते हैं। पहला है जी नॉट। जी नॉट, इसमें क्या लिखा है इन्होंने? नाइदर डिवीजन नॉर द प्रिपरेशन फॉर इट। हमारी ह्यूमन बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो डिवाइड नहीं करते। इसका एक एग्जांपल आप लेंगे हार्ट सेल। हमारा दिल जो है उसका जो सेल है ना वो डिवाइड नहीं करता है, तो वो जी नॉट फेज में चला जाता है, एग्जिट कर जाता है सेल साइकिल को। वो जी नॉट फेज में रहता है और एग्जिट कर जाता है, और अगर कभी जरूरत पड़ी डिवीजन की तो वो G1S और G2 के थ्रू जाएगा, अदरवाइज वो जी नॉट में ही रहता है जहां पे उसको डिवीजन नहीं करनी है। G1 की बात करें, इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूज ग्रोथ ऑफ सेल। G1 फेज मेटाबॉलिकली एक्टिव है, यहाँ पे एक तो सेल की कंटिन्यूसली ग्रोथ होती है, वो प्रिपेयर करता है अपने आप को डिवीजन के लिए। देन द सेकेंड वन इज एस फेज। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है क्योंकि अल्टीमेटली जब डॉटर सेल्स बनेंगे डीएनए तो इक्वल अमाउंट का जाना चाहिए ना सब में, तो डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है। और यहाँ पे मैंने सिंथेसिस लिखा है, एक और चीज सिंथेसिस हो रही होगी क्या? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर बाइंड होता है, तब जाके क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो जब डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है वो किसी के ऊपर बाइंड भी होगा, और उसकी बाइंडिंग के लिए कुछ प्रोटीन्स चाहिए, उनको हम क्या बोलते हैं? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर आपको याद हो, उनको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स की सिंथेसिस भी होगी यहाँ पे, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेट तो हो ही रहा है, हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस भी हो रही है। देन वी हैव G2। G2 में होता है प्रोटीन सिंथेसिस। सेल को कुछ और प्रोटीन्स भी चाहिए होते हैं अपने डिवीजन के लिए, तो वो कुछ और प्रोटीन की सिंथेसिस, सेल ऑर्गेनेलीज की सिंथेसिस यहाँ पे G2 में चल रही है। लेट्स कम टू द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, दैट इज माइटोसिस। फाइनली आ गए माइटोसिस पे। माइटोसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर एग्जैक्ट रेप्लिकास बनते हैं सेल के, एग्जैक्ट रेप्लिकास बनते हैं। ये टर्म कोई चेंज नहीं है। अच्छा, एक छोटे सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। आप अपने मम्मा पापा की एग्जैक्ट कॉपीज नहीं है, आपका फेस के जो फीचर्स हैं वो एग्जैक्टली नहीं होंगे आपके मम्मा पापा जैसे, कुछ कुछ छोटे छोटे फीचर्स मिलते होंगे, थोड़ा बहुत नाक आंख, एग्जैक्ट कॉपीज नहीं है आप, है ना, एग्जैक्ट कॉपीज नहीं है। बट माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं उसने डायरेक्ट बोला भाई कि भाई वो एग्जैक्ट रेप्लिकाज हैं, बिल्कुल सेम है। अगर ये गोल है सेल तो इसके डॉटर सेल्स गोल ही बनेंगे, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर ही बनेंगे, एग्जैक्ट रेप्लिकाज है। सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। नेक्स्ट अगेन द टर्म आइडेंटिकल, सेम, सिमिलर। फॉर डिवीजन ऑफ द सोमेटिक सेल्स, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म अभी आ गई कि जो माइटोसिस है वो सिर्फ सोमेटिक सेल्स में हो रही है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में नहीं हो रही, रिप्रोडक्शन का इसमें कोई रोल नहीं है। सोमेटिक सेल्स कौन से होते हैं? स्किन सेल, एग्जांपल ले लो स्किन सेल का, हमारे स्किन सेल सोमेटिक सेल हैं। तो गेमीट्स यहाँ पे नहीं आएगा, गेमीट्स की कोई इन्फॉर्मेशन है। सोमेटिक सेल्स के अंदर स्किन सेल में मेरी जो डिवीजन होगी वो कौन सी होगी? माइटोसिस होगी। तो सोमेटिक सेल्स में हो रही है माइटोसिस, देन सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर डिवीजन। अगर यहाँ पे 4 क्रोमोसोम है ना, तो यहाँ पे डॉटर सेल्स में भी 4 ही जा रहे हैं।
ठीक है, 4 थे तो 4 ही गए, तो इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस का एक और नाम है इक्वेशनल डिवीजन। आई होप आपको ये याद रहेगा कि जिसके अंदर सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो डिवीजन के बाद भी, उसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, दैट इज माइटोसिस, और ये सोमेटिक सेल्स में हो रही है। ओके, माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस, अभी मैंने बोला कि न्यूक्लियर डिवीजन होती है, तो न्यूक्लियर डिवीजन में कुछ 4 फेजेस हैं हमारे पास, हर एक फेज को हम पढ़ेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं। पहला है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अगर इसको याद करना आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक ये है, इसको आप PMAT, पी मैट से याद कर लीजिए। पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। पी मैट से आपको याद रहेगा ये। तो ये ट्रिक, छोटी सी ट्रिक है, ज्यादा इसमें कुछ मुश्किल है नहीं। तो पहले हम पढ़ते हैं प्रोफेज को, कि प्रोफेज में हो क्या रहा है। आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे क्रोमोसोम्स हैं, और ये न्यूक्लियर एनवेलप है ना, जो आप इसके बीच में देखेंगे थोड़ा सा गैप क्रिएट होने लगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में थोड़ा सा गैप आ रहा है, डिसइंटीग्रेशन होने लगी है उसकी। ठीक है, और क्रोमोसोम जो इससे पहले क्रोमोसोम वो डीकंडेंस्ड फॉर्म में थे, और यहाँ पे उनकी एक्चुअल कंडेंसेशन होने लगी है, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बन गए हैं वो। ये लेट प्रोफेज की डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। अर्ली प्रोफेज में उनकी डी कंडेंसेशन होने लगती है और वो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बन जाते हैं। यहाँ पे आप सेंट्रियोल्स देख रहे होंगे, सेंट्रियोल्स विल स्टार्ट मूविंग टू देयर ऑपोजिट पोल्स। ठीक है, तो ये है प्रोफेज। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट फेज, मेटाफेज। मेटाफेज में देखो क्या हो रहा है। अभी मैंने बोला कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसइंटीग्रेट होने लगेगा, और क्रोमोसोम्स अपने आप को मेटाफेजिक प्लेट, इसको बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट, इस पे अलाइन करने की कोशिश करेंगे। दिस इज मेटाफेजिक प्लेट, वहां पे लिखा है दिस इज मेटाफेजिक प्लेट। ये क्रोमेटिड सिस्टर्स होती हैं जो, ये दोनों एक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई होती हैं जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। मैं यहां पे दिखाती हूँ आपको कैसे। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, और मैंने आपको प्रोफेज में क्या बोला था कि सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स पे जाएंगे, और ये है स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हुई। These are spindle fibers. स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के साथ अलाइंड हैं और उनके ऊपर लगी हुई हैं। किस एक 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 यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मैं आपको रेड कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम के दोनों साइड, जहां से स्पिंडल फाइबर लगी होंगी। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। थ्रू काइनेटोकोर the spindle fibers are attached to the chromosome and they will form an arrangement over the metaphasic plate, और ये फेज बन जाता है मेटाफेज, जहां पे क्रोमोसोम्स मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर अलाइंड हैं। ओके, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट फेज, दैट इज एनाफेज। एनाफेज में देखिए एक रिप्रेजेंटेशन आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक आपको क्रोमोसोम ऐसे दिख रहा था, अभी तक आपको क्रोमोसोम ऐसे दिख रहा था। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है, मेटाफेज में भी प्रेजेंट है सिस्टर क्रोमेटिड्स। बट अब आप देखेंगे यहाँ पे कि सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो गई हैं। काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच थी, स्पिंडल फाइबर ने दोनों तरफ, स्पिंडल फाइबर ने खिंचाव क्रिएट किया, और सारे क्रोमोसोम्स जो हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं, सेपरेट हो गई हैं मेटाफिजिक प्लेट पे। अब कोई भी अरेंज नहीं है, एज यू कैन सी ओवर हियर।
और ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ इनकी मूवमेंट हो रही है, ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूवमेंट हो रही है सिस्टर क्रोमेटिड्स की। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, एनाफेज। क्रोमेटिड्स यहां से सेपरेट होगी दोनों, इसको बोलते हैं एनाफेज। टीलोफेज में क्या हो रहा है, अभी आपने एनाफेज में देखा कि सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होने लगी, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रही हैं, और टीलोफेज हमारी लास्ट स्टेज है, माइटोसिस की लास्ट स्टेज है। और इसमें हुआ क्या, ये देखिए सिस्टर क्रोमेटिड्स दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आ गई हैं, और ये हमने जब प्रोफेज में देखा था, यहाँ पे आप दोबारा से देखेंगे न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बनने लगी है, रीजनरेशन होने लगा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। जो डिसइंटीग्रेट हो गई थी, बिल्कुल खत्म हो गई थी, कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो गई थी, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीजनरेशन शुरू हो गई है। और यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल सिस्टर क्रोमेटिड्स के फॉर्म में है, इनफैक्ट फुल ऑन डीकंडेंस्ड फॉर्म में होगा। यहाँ पे क्रोमोसोम्स आपको नहीं दिखेंगे, क्रोमोसोम्स आपको प्रोफेज में दिखे थे, कंडेंस्ड फॉर्म में क्रोमोसोम्स आपको प्रोफेज में दिखे थे। टीलोफेज में यहाँ पे डीकंडेंस्ड फॉर्म में है, इनफैक्ट ये अर्ली टीलोफेज फेज है। लेट टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल स्टार्ट रीअपियरिंग, फुल ऑन रीजनरेशन हो जाएगी, और जो क्रोमोसोम्स है वो बिल्कुल डीकंडेंस हो जाएंगे, और मटेरियल कुछ ऐसे पड़ा होगा। यू कांट सी द क्रोमोसोम्स इन द लेट टीलोफेज, डीकंडेंस फॉर्म में क्रोमोसोम्स अवेलेबल होंगे आपको, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी हमारी टीलोफेज की। तो फिर क्या हुआ टीलोफेज में कि एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीजनरेट होने लगी है, दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगी है, दूसरा क्रोमोसोम आपको डीकंडेंस्ड स्टेज में दिखेंगे, और आपको प्रॉपर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं दिखेगा। एक इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपको चेक करना है कि यहाँ पे न्यूक्लियस बनने लगा है ऑलरेडी, दो न्यूक्लियस, ठीक है। जब दो न्यूक्लियस बनने वाले हैं तो अब इंपॉर्टेंट प्रोसेस शुरू होता है, साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होने लगेगा। तो पढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस आ गया, इसका मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका मतलब होता है कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होना। इट डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल्स, फाइनल स्टेज ऑफ सेल डिवीजन आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस के बाद, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद, जो अभी हम पढ़ के आए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस आता है, क्योंकि अब साइटोप्लाज्म डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लास्ट स्टेज थी टीलोफेज वाली, न्यूक्लियस बन चुका है, अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होने लगेगा और हमारे पास दो डॉटर सेल्स आ जाएंगे। जानते हैं कि साइटोकाइनेसिस कैसे हो रहा है। साइटोकाइनेसिस दो डिफरेंट वे में होता है, एनिमल सेल में अलग तरीके से हो रहा है और प्लांट सेल में अलग तरीके से हो रहा है। एनिमल सेल में कैसे हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एनिमल सेल के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इसके पास क्या नहीं होता, सेल वॉल नहीं होती है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट है। अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो उसके पास सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, फ्लेक्सिबल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होने के कारण साइटोप्लाज्म की डिवीजन बाहर से अंदर को होती है एनिमल सेल में। यहाँ पे एक क्लीवेज फरो बनेगा, बाहर से अंदर को ऐसे ऐसे डिवीजन होनी शुरू हो जाएगी, और दो सेल्स बन जाएंगे डिवाइड होके, ठीक है। बाहर से अंदर को साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू होता है। प्लांट सेल में आप अलग तरीके से देखेंगे। प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे हो रही है, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, तो भाई वो रिजिड है ना, सेल वॉल इतनी आसानी से डिवीजन नहीं होने देगी साइटोप्लाज्म का। तो इसीलिए इसके अंदर यहाँ पे गोल्गी वेसिकल्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं, और ये गोल्गी वेसिकल्स अंदर से सेल प्लेट फॉर्मेशन शुरू करते हैं, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है, और एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो ये था हमारा साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे हमारी माइटोसिस खत्म हुई। अब सेकंड स्टेज पे आते हैं, सेल डिवीजन का सेकंड पॉसिबल मेथड
विच इज मियोसिस। मियोसिस डिस्कस करते हैं और इसको हम रिडक्शनल सेल डिवीजन भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि रिडक्शन सेल डिवीजन किसको बोलते हैं। और माइटोसिस को हमने क्या बोला था, इक्वेशनल सेल डिवीजन, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर उसमें सेम रहता है। बट मियोसिस में ऐसा नहीं है, मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। अगर प्लॉइडी लेवल यानी कि अगर 2n क्रोमोसोम्स हैं, फॉर एग्जांपल 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो मियोसिस के बाद जब 2 सेल्स बनेंगे तो डॉटर सेल्स बनेंगे, उसके अंदर n 23 क्रोमोसोम्स ही रह जाएंगे। ये मैंने ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लिया, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो मियोसिस में एक्चुअल में तो ये होता है, रिडक्शनल सेल डिवीजन इसलिए बोल रहे हैं इसको। इन दिस सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर सेल्स। Daughter cells have half the original amount of the genetic information. Half the original amount of genetic information. आधी है 46 का हाफ 23. Meiosis occurs in reproductive cells. Reproductive cells कौन से हैं भाई? स्टार्टिंग में पढ़ा हमने gametes, egg फीमेल में और sperm मेल्स में. It produces haploid gametes such as sperm and eggs. तो ये है मियोसिस। मियोसिस को ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, ब्रीफ व्यू उसका जान रहे हैं, वो हमारे को क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। एग और स्पर्म बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मियोसिस, और रिप्रोडक्टिव सेल्स में हो रही है, सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस हो रही है, याद रखेंगे, ठीक है। तो मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल सेल डिवीजन और माइटोसिस को इक्वेशनल सेल डिवीजन। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये देनी है, ज्यादा इसको डिटेल में नहीं करना है। इन्होंने बोला कि सिंगल सेल 2 बार डिवाइड करता है, ट्वाइस, टू प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल्स। इसमें मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 दो चीजें होती हैं। ओके मैं छोटा सा एक्सप्लेनेशन देती हूं आपको यहाँ पे। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 इज अ रिडक्शनल सेल डिवीजन जिसके अंदर एक्चुअल में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, और मियोसिस 2 इज सेम एज माइटोसिस, इट इज इक्वेशनल सेल डिवीजन। इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होगा। तो मियोसिस 2 इज सेम एज माइटोसिस एंड मियोसिस 1 इज रिडक्शनल सेल डिवीजन। तो बस इतना ही देखना है इसको, और ये कुछ टर्म्स याद करनी है। नेक्स्ट, ओके, ये रिप्रेजेंटेशन है मियोसिस की। आप डिवीजन से पहले देख रहे हैं, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है यहाँ पे एक डिप्लॉयड पेरेंट सेल में। ह्यूमन बॉडी लगा लीजिए, डिप्लॉयड पेरेंट सेल। उसके बाद इंटरफेस में क्या होता है कि यहाँ पे सिंगल सिस्टर क्रोमेटिड थी, एक क्रोमोसोम दूसरा क्रोमोसोम, उनकी एक एक क्रोमेटिड्स हैं। यहाँ पे उसने अपना डीएनए कंटेंट इंक्रीज कर लिया और डबल सिस्टर क्रोमेटिड्स होगी, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बन गई हैं, ठीक है। क्रोमोसोम सेम है, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ा। आप ध्यान से देखेंगे, होमोलोगस पेयर ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, क्रोमोसोम सेम है, डीएनए कंटेंट इंक्रीज कर लिया उन्होंने। अब मियोसिस 1 में क्या हुआ, मैंने आपको अभी बताया कि रिडक्शनल सेल डिवीजन है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 क्रोमोसोम थे तो मियोसिस 1 में क्रोमोसोम एक चला गया, दोनों के पास एक क्रोमोसोम आ गया। 2 थे पेरेंट बॉडी में, नाउ 1 क्रोमोसोम। और मियोसिस 2 में क्या होता है, इट इज इक्वेशनल सेल डिवीजन। एक सिस्टर क्रोमेटिड एक सेल में आ गया, दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड एक सेल में आ गया, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए, जैसे माइटोसिस में है। क्रोमोसोम नंबर सेम ही है, देखो फर्स्ट वाली स्टेट है, क्रोमोसोम ये एक ही क्रोमोसोम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और दूसरे में भी सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुई हैं बस। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देती हूँ। जब मैंने आपको बोला 2n, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डिप्लॉयड स्टेट। एग्जाम्पल, अगर ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो 2n रिप्रेजेंट्स द 46। अगर मैं आपको कह रही हूँ कि रिडक्शनल सेल डिवीजन होगी, मियोसिस 1 होगी, तो n बन रहा है, n इज 23, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप जब देख रहे हैं कि 2 क्रोमोसोम थे पेरेंट बॉडी में, एक चला गया, तो दिस रिप्रेजेंट्स द n। बट एक चीज आप और नोट करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक क्रोमेटिड थी एक क्रोमोसोम की, बट यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डीएनए कंटेंट डबल हुआ है, क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे C था डीएनए कंटेंट, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ है,
उसने इंटरफेज में क्या किया है, मियोसिस 1 में जाने के लिए उसने डीएनए कंटेंट डबल कर लिया। अगर यहाँ पे सी था, इंटरफेज में उसने डीएनए कंटेंट डबल करके 2C कर लिया। ठीक है, 2C डीएनए कंटेंट हो गया। क्रोमोसोम का नंबर तो सेम ही है, क्रोमोसोम तो 2 ही है, यहाँ पे 4 तो नहीं हो गए ना, क्रोमोसोम 2 ही है, डीएनए कंटेंट डबल हो गया। सिस्टर क्रोमेटिड ले आई अपना साथ में, रेप्लिकेशन कर लिया डीएनए की। अगर डीएनए का एक स्ट्रैंड था तो एक और बना लिया, बस क्रोमोसोम एक ही है ये। तो फिर जब उसने मियोसिस 1 में रिडक्शनल सेल डिवीजन की, तो जब 2 सेल बनते हैं दोनों में एक एक क्रोमोसोम चला गया, यानी कि 2, यहाँ पे अगर 2n थी सिचुएशन, यहाँ पे भी 2n थी, तो यहाँ पे nn होगी है। और ये मियोसिस 2 इज इक्वेशनल सेल डिवीजन, यहाँ पे भी तो n ही है, क्रोमोसोम का नंबर तो सेम ही है, nn ही है सब में। ठीक है, तो ये थी हमारी मियोसिस। अब मैं आपको एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन बता देती हूँ कि इसका यूज कैसे हो रहा है हमारे अंदर, माइटोसिस एज वेल एज मियोसिस का। पहले शुरुआत करते हैं। एक मेल है और फीमेल, ठीक है। मेल से क्या, मेल का जो गेमीट होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्म, और फीमेल के गेमीट को क्या बोलते हैं, एग या फिर ओवम। गॉट इट। जब इनकी फ्यूजन होती है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, तो ये क्या बनाते हैं, जायगोट। अब जो मैंने बोला कि मेल ने स्पर्म बनाया, फीमेल ने एग या फिर ओवम बनाया, यहां पे एक प्रोसेस इन्वॉल्व है। वो क्या प्रोसेस है, मियोसिस। क्योंकि मेल एज वेल एज फीमेल डिप्लॉयड हैं, 2n है, और जब मियोसिस करके यहाँ पे आए तो स्पर्म एज वेल एज ओवम n, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए दोनों में। और जब फिर से दोनों मिले, एग और स्पर्म मिले, फर्टिलाइजेशन हुई, जायगोट बना, तो इसकी प्लॉइडी लेवल क्या आ गई, 2n। इसमें फिर से 46 क्रोमोसोम्स हो गए हैं। 46 थे दोनों ने, एक ने स्पर्म रिलीज किया, एक ने एग रिलीज किया, इसमें 23। जब 23 दोबारा मिले, जायगोट बना, तो बन गए 46 क्रोमोसोम्स, 2n जायगोट। अब मियोसिस हो गया, मियोसिस का यूज हो गया हमारे अंदर। अब इससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो, फीटस, एम्ब्रियो के बाद फीटस, देन एक्चुअल ह्यूमन चाइल्ड बनता है। ठीक है, वो ह्यूमन चाइल्ड कैसे बन रहा है, यहाँ पे कौन से सेल डिवीजन इन्वॉल्व है ह्यूमन चाइल्ड बनने के लिए, माइटोसिस, विच इज इक्वेशनल सेल डिवीजन। अब आप यहाँ पे देखेंगे जायगोट में भी 46 क्रोमोसोम्स ही थे, और जब बच्चा पूरा वेल डेवलप्ड बेबी आया बाहर धरती पे, भगवान ने भेजा उसको, तो उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46। व्हेन अ मदर विल डिलीवर अ बेबी, उसके अंदर क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 46 ही होंगे। तो यहाँ पे इक्वेशनल सेल डिवीजन हो रही है, विच इज माइटोसिस। तो आज हमने लेक्चर में सेल ऑर्गेनेलिज पढ़ी, हमने सेल ऑर्गेनेलिज को डिस्कस किया, उनकी इंपॉर्टेंट फंक्शंस को डिस्कस किया, उनका स्ट्रक्चर जाना, एंड उसके बाद हमने सेल डिवीजन जानी। सेल डिवीजन में हमने माइटोसिस स्टडी किया, मियोसिस किया, माइटोसिस का रोल क्या है हमारी लाइफ में, मियोसिस का रोल क्या है, ये सब स्टडी किया। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपको आज कितना समझ आया। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज शो सिमिलरिटी टू अ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के साथ सिमिलरिटी कौन सी ऑर्गेनेली शो करती है। ओके, इसका आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं, यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया ओनली, क्लोरोप्लास्ट ओनली, और सी ऑप्शन है बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने आपको बताया था कि दोनों माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोप्लास्ट इज टाइप ऑफ अ प्लास्टिड। दोनों के पास क्या था, डीएनए खुद का एंड राइबोसोम्स, खुद का डीएनए और राइबोसोम्स थे, इसलिए इनका नेचर क्या था, सेमी ऑटोनॉमस नेचर। ये खुद एक सेल की तरह बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरिया के पास होता है। तो ये खुद एक ऑर्गेनली, एक ऑर्गेनिज्म की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ क्लोरोप्लास्ट
and mitochondria because they both have their own DNA and ribosomes. Next question is plasma membrane is made up of which organic molecules? अभी पढ़ा हमने, आज एक टर्म पढ़ी थी मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, जिसमें हमने क्या बोला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंथेसाइज हो रही है और दो उसको क्या मटेरियल्स चाहिए, प्रोटीन्स और लिपिड्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। इजी था यार ये तो, है ना। नेक्स्ट करते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, ये लास्ट लेक्चर में किया था कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, उसके थ्रू अगर वाटर की मूवमेंट होती है तो उसको क्या बोलते हैं? वेरी इजी, ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन तो भाई गैस की मूवमेंट को बोलते थे ना, गैस जब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो में जाएगी तो डिफ्यूजन होगी। ऑस्मोसिस अ टर्म, स्पेशल टर्म फॉर वाटर मूवमेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू दी लो कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट वन इज राइबोसोम्स आर साइट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। आज भी तो पढ़ा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स हैं, और राइबोसोम्स हैं तो वो साइट है किस चीज की साइट है? प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है। सब कुछ रिलेट हो रहा है। नेक्स्ट, द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज नोन एज, ये मैंने एक इंपॉर्टेंट फैक्ट करके आपको बताया था कि वैक्यूल के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। नोट डाउन करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन चीक सेल एंड द अनियन पील सेल्स इज, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, पर आपको सुनने में ऐसा लगेगा यार ये क्या हो गया, ह्यूमन चीक सेल्स, ह्यूमन चीक सेल्स, अनियन पील सेल्स, प्याज के छिलके के सेल्स, इनके बीच का डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं है भाई डिफरेंस। ह्यूमन चीक सेल्स किस में है? एनिमल्स में है। हम लोग एनिमल्स, सोशल एनिमल्स हैं हम लोग। ओके फाइन, जोक अपार्ट, वी आर सोशल एनिमल्स। तो हमारे अंदर ह्यूमन चीक सेल्स हैं और अनियन पील इज व्हाट? प्लांट सेल। ह्यूमन सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होती है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है, ये आज भी बताया, और प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? सेल वॉल प्रेजेंस इन अनियन पील सेल्स। अनियन पील सेल्स क्योंकि प्लांट सेल्स हैं तो उनके पास सेल वॉल है, और ह्यूमन सेल्स के पास सेल वॉल नहीं है। आसान था ना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स बट प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है जो एनिमल सेल्स में एब्सेंट है और प्लांट सेल में है? आज ही पढ़ा है। कौन सी है भाई? कौन सी? इट्स एब्सेंट एनिमल्स एंड प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। ओके, नो, दिस इज नॉट द आंसर। गेम खेल रहे हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली? सेल वॉल। सेल वॉल एनिमल सेल्स में नहीं होती। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, कोई बात नहीं। सेल ऑर्गेनेली तो नहीं बोल सकते भाई सेल वॉल को, है ना, ये गलत आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट एनिमल सेल्स बट प्रेजेंट प्लांट सेल्स। सेल वॉल एनिमल सेल्स में नहीं होती है, जस्ट अभी पढ़ा थोड़ा सा हमने, ह्यूमन चीक और अनियन पील सेल में भी, पर प्लांट सेल्स में होती है सेल वॉल, ठीक है। नेक्स्ट, वैक्यूल्स की अगर डिस्कशन करें तो वैक्यूल्स तो प्लांट सेल में बहुत प्रोमिनेंट है, 90 to 95% स्पेस वैक्यूल्स ही लेते हैं। एनिमल सेल्स में भी हैं बट इतने ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते, बहुत छोटे से होते हैं, साइज बहुत छोटा होता है। एट्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव बैग्स। कौन सी सेल ऑर्गेनेली को हम लोग डाइजेस्टिव बैग बोलते हैं? आज ही पढ़ा है। जिसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, जिसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो कौन सी सेल ऑर्गेनेली थी? लाइसोसोम्स, जो कि एपोप्टोसिस यानी कि सेल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइसोसोम्स। तो 9th क्वेश्चन है क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद। इसको थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। प्रोकैरियोट है तो सेल ऑर्गेनेली तो नहीं होगी, प्लास्टिड्स तो नहीं होंगे, क्रोमोसोम भी इसका आंसर नहीं होगा। हमने बताना है कि क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट है। यूकैरियोट्स में अगर आ जाता तो क्लोरोफिल तो क्लोरोप्लास्ट में है, बट प्रोकैरियोट्स की बात है तो न्यूक्लियोइड्स भी नहीं होगा। न्यूक्लियोइड्स में तो डीएनए होता है, न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है, पर उसके अंदर डीएनए होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, और वो क्या है? मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। ये आप एज इट इज याद भी रख सकते हैं, और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो एलिमिनेशन मेथड से भी हो जाएगा, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था ये, ठीक है। नेक्स्ट इज शेप एंड साइज ऑफ द सेल डिपेंड ऑन देयर। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो शेप और साइज होता है सेल का, वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? उसके फंक्शन पे, उसका काम क्या है, व्हाट फंक्शन अ सेल परफॉर्म्स, उसके बेसिस पे उसका शेप और साइज डिपेंड करता है।
तो चलिए दोस्तों, आज हमने सेल डिवीजन और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा। हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने और टॉपिक्स को कवर करेंगे बायोलॉजी के। आप लोग मेहनत करते रहिए, साथ में बने रहिए फुल जोश के साथ। स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग सेशंस। थैंक यू। जय हिंद।